हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमने स्टार्ट की है लूसेंट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लूसेंट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से। जिस भी एग्जाम में जीएस पोर्शन आता है उसमें लूसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, इसलिए उसे याद करना अच्छे तरीके से, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम बिल्कुल नए तरीके से, अलग तरीके से उसको याद कर रहे हैं, जिससे आपके आने वाले सारे एग्जाम क्लियर हो जाए। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप शुरू से जाके जरूर देखें, जिससे आप पहले पेज से, लूसेंट के पहले पेज से याद करना चालू करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मोटिवेशन की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इफ यू कैन नॉट डू इट ऑल टुगेदर, इट्स ओके टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है, आपको इमेज से ही समझ में आ रहा है, और ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी है। अगर आपसे सारा का सारा काम एक साथ नहीं होता है, अगर आपको भी पता है कि आप सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं कवर कर सकते, या आपको लग रहा है कि मैं सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। और आपको अगर लगने लग जाता है कि अब बहुत हो गया, आज की पढ़ाई अब ज्यादा घुस नहीं रहा दिमाग में, तो थोड़ा आराम करिए, रेस्ट लीजिए और एक एक करके अपना स्टेप आगे बढ़ाइए। तो ये इमेज जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाती है कि जरूरी नहीं है कि एक साथ आप सब कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको क्या करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। अगर सारा काम एक साथ नहीं हो रहा, तो पहले आप एक काम की शुरुआत करिए। अगर आपसे जीएस नहीं याद हो रहा, अगर आपको लगता है कि जीएस वाला पोर्शन बहुत ही बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं याद हो रहा ये सब, तो आप एक स्टेप बढ़ाइए, आप हिस्ट्री से चालू करिए। जैसे हमने इतिहास चालू की है, आप मेरे साथ धीरे धीरे चालू करिए, देखिएगा थोड़े टाइम बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अप्लाई जरूर करिएगा इसको अपने एजुकेशन में, अपने स्टडीज में। स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछला पुराना जितना भी लेक्चर देखा है, सबसे पहले मैं उसका आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूं। रिवीजन इसलिए भी है कि आपने जो भी रिलेट किया है, जो भी ट्रिक बनाई है, तो आपको वो याद है कि नहीं। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि मैंने अथर्ववेद लास्ट में पूछा था, लास्ट लेक्चर में अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना था। तो हम अथर्ववेद की बात ना करके अब बात करते हैं किसकी, ऋग्वेद की। अब आपको बताना है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। 2 मैंने बताए थे, मैंने ऋषि के 2 दोस्तों से रिलेट करवाया था, आपको याद रहा होगा अगर तो। आपको बताना है कल्पसूत्र और कथा वस्तु। इन दोनों को लास्ट लेक्चर में मैंने काफी अच्छे से बताया था कि कंफ्यूजन हो सकती है, तो रिलेट कैसे करना है। कल्पसूत्र में हमने सूत्र को फोकस किया था, कथा वस्तु में हमने कथा पे फोकस किया था। इसके अलावा मंजूश्री को, आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है आपका, मंजूश्री मूल कल्प, ये हमारी एक बुक का नाम था। ठीक है, इसमें भी मैंने मंजूश्री के नाम से रिलेट करवाया था। अगर आपको बस बोलने बस से कि मंजू किससे रिलेट होती है, आपका जो कथा है, कथा से मैंने क्या याद करवाया था, अगर आपको क्लिक कर रहा है, मतलब आपको चीजें याद हैं, अब जैसे ही 1-2 बार रिवीजन करेंगे वो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। तो रिवाइज जरूर करिएगा, है ना। उसके अलावा अगर बात करें मनुस्मृति की, मनुस्मृति बताइए कि मनुस्मृति जो है आपकी, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप चाहे तो मन में सोच सकते हैं, चाहे तो कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं ये। लेकिन आपको जैसे ही क्लिक होगा कि हाँ हमने इसका ये पढ़ा था, मतलब आपको चीजें याद हैं, धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। जब आने वाले टाइम पे आप देखेंगे 10-15 दिन बाद, तो आपको दिखेगा रियल इंप्रूवमेंट कि हाँ कुछ हमने पढ़ाई करी है, लूसेंट के कुछ पन्ने जो है हमें अच्छे तरीके से याद हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे हम पढ़ रहे थे लिखित स्रोत जो होते हैं आपके, लिटरेरी जितने भी सोर्सेस हैं उनके बारे में। उसमें भी मैंने बताया एक धार्मिक होता है, एक गैर धार्मिक होता है। धार्मिक सोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, अब गैर धार्मिक वाला चल रहा है। गैर धार्मिक में भी आपके इंडियन जो देसी हैं वो अलग सोर्सेस हैं, कुछ आपको विदेशी सोर्सेस मिलेंगे। यहाँ पे जो आपका गार्गी संहिता है ये देसी सोर्सेस में आता है। हिस्टोरिका के बाद आप देखेंगे कि जो विदेशी आपके सोर्सेस हैं, जो आपके फॉरेनर जितने भी आए थे, उन्होंने जो जो भी भारत के बारे में लिखा है, उसके बारे में फिर आपको बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे आपको याद करने हैं। जैसे हम बात करें गार्गी संहिता की,
ये किससे रिलेटेड है? ज्योतिष ग्रंथ है और कात्यायन द्वारा लिखा गया है। भारत पर यवन आक्रमण, यवन मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रीक की। ग्रीक मतलब यहाँ पे हम यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर जो है वो हम बहुत बार पढ़ते हैं, है ना, यूरोप से आता है, भारत पर हमला करता है। यहाँ पे जो बुक्स हैं जो बताती हैं कि हमारे भारत पे जो यवन वाले हैं वो बीच बीच में क्या करते रहते थे? हमला करते रहते थे। उसमें से है आपकी एक गार्गी संहिता। याद कैसे करेंगे? आप गार्गी उठाएंगे, ठीक है, गार्गी नाम की क्या है? महिला है, और गार्गी का जो फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड भी आप मान सकते हैं, तो ये फ्रेंड जो है कौन है? कात्यायन। कात्यायन और गार्गी दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, और गार्गी को क्या पसंद है? ज्योतिष काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है, ज्योतिष काफी ज्यादा विश्वास रखती है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो ज्योतिष काफी ज्यादा पसंद है। और वो ज्योतिष से क्या समझती है कि भारत और जो ग्रीक्स हैं, यूरोप है या यवन, आप कर लीजिए याद कि जो आपका भारत है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो हिंदी में बताऊंगी, तो भारत और यवन रिलेट करूंगी। इंग्लिश मीडियम वाले भारत और मतलब इंडिया और ग्रीक्स को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और यवन आपको किससे रिलेट करना है? गार्गी से। गार्गी जो कि ज्योतिष में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, भारत और यवन के बारे में पढ़ती रहती है। उसका फ्रेंड कौन है? कात्यायन, ठीक है। एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। गार्गी का फ्रेंड है कात्यायन, यवन और भारत के बारे में पढ़ती है, ज्योतिष में काफी इंटरेस्ट है। तो ये आपका हो गया ज्योतिष ग्रंथ। फिर बात करें हिस्टोरिका की। हिस्टोरिका किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है, ठीक है। आपको नाम ही समझ में आ रहा है कि विदेशी नाम है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हेरोडोटस जो है, इनको इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री जैसे लिखी जाती है कि उसमें फैक्ट रहते हैं और जो है, जो हुआ है वही लिखा हुआ है। जैसे बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति नहीं बताया गया है अपने राजा के बारे में या अपने जो जनता है उसके बारे में। तो और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, राजा, फिर राजा का बेटा आएगा, उनका बेटा का बेटा आएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या लिखी? एक बुक लिखी अपनी, और ये शुरुआत था हिस्ट्री लिखने का, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता बोलते हैं। हिस्टोरिका की वजह से नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि ये कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। इन्होंने जो ये हिस्टोरिका लिखी है ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 5th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, है ना, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। जो भारत और फारस मतलब आपका हो गया पर्शिया, भारत और फारस के संबंधों का क्या कर रहे हैं? उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, हेरोडोटस का आप यहाँ पे हेरो का उठा सकते हैं, हीरो, ठीक है, ये है हमारा हीरो। हिस्टोरिका का आप ऐसे मतलब कर सकते हैं, जब हम स्टोरी बोलते हैं, तो कोई स्टोरी है अच्छी, तो अगर उसको बहुत डीप में बोले तो ई स्टोरी है ना। तो ये क्या है? स्टोरी है, हीरो की स्टोरी है, तो हेरोडोटस हो गया आपका। स्टोरी है तो हिस्टोरिका हो गया। और हीरो की ये स्टोरी है, उसमें वो क्या बता रहा है? उसमें ये बता रहा है कि 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी आपके BC में भारत और फारस, भारत को आप कर सकते हैं भारत नाम का एक लड़का हो सकता है, फारस को आप कर सकते हैं फारसी नाम की एक महिला है। तो हमारा हीरो स्टोरी बता रहा है, किसके बारे में स्टोरी बता रहा है? एक भारत नाम के लड़के और फारसी नाम की महिला के बीच बता रहा है ना, एक स्टोरी। कौन बता रहा है? हमारा हीरो। कब की बात है ये? तो 5th सेंचुरी BC की बात है, ईसा पूर्व की बात है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत और फारस के बीच। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो ये पूछेगा कि हेरोडोटस जो है या हिस्टोरिका जो है किसने लिखी है, या तो ये पूछेगा कि जो आपकी हिस्टोरिका है वो क्या बताती है या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप बताएंगे कि भारत और फारस के संबंध को बताती है, वो भी कब? आज से मतलब हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तब के बारे में बताती है, ठीक है। फिर आता है इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। और ये यूनानी शासक जो हैं आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे अलेक्जेंडर की, फिर सेल्यूकस निकेटर भी आएगा, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी आएंगे, तो हम वहां पे नहीं जाते। यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है? इंडिका के बारे में। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। और ये किसके राजदूत थे? एम्बेसडर किसके थे? तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर के थे। यूनानी मतलब यहाँ पे फिर आपका ये ग्रीक हो गया।
अब याद रखना है आपको, मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अलेक्जेंडर पढ़ेंगे फिर सेल्यूकस निकेटर पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाएगा कि ये जो है वो कहाँ के थे, यूरोप के थे, ग्रीक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एक तो सेल्यूकस निकेटर, इसके अलावा ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता डायनेस्टी में भी आपको एक चंद्रगुप्त दिखेगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य वाला, है ना, शुरुआती दौर में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। तो यहाँ पे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, मेघस्तनीज जो है, मेघा, अगर आप मेघस्तनीज को देखेंगे तो आप मेघा की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घा भी कर सकते हैं, तो हमने नाम कर दिया मेघा। ठीक है, मेघा ने क्या ली है, इसने ली है एक इंडिका गाड़ी, इंडिका कार होती है आपको भी पता है ना, तो इंडिका कार जो है किसने ली है, यहाँ पे मेघा ने ली है, मेघस्तनीज या मेघस्तनीज आप कहिए सेम ही लगता है, तो इसलिए मेघा ने ली है इंडिका गाड़ी। अब वो क्या कर रही है, अपने फ्रेंड सेल्यूकस को कहाँ लाई है, ये लाई है चंद्रगुप्त से मिलवाने, और याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलवाने लाई है। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था और काफी नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो मेघा ने इंडिका गाड़ी खरीदी, उसके बाद अपने फ्रेंड सेल्यूकस को बैठाया और लेकर कहाँ आई, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलवाने के लिए। तो ये आपका पूरा एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, तो याद रहेगा कि इंडिका कारी है, तो यहाँ हो गया मेगास्थनीज, इंडिका बुक लिखी है, और राजदूत किसका था, आपके सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था, किसके टाइम का है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित था। ठीक है, और इसी से पता चलता है, याद रखिएगा, जब आपका मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है, मतलब आपको यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी चीजें मिलेंगी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपकी जो इंडिका है वो क्या बताती है, हम डिटेल में मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इंडिका में काफी चीजें हमें पता चलती हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो सीधी बात है, जिसके दरबार में रहेगा तो उस काल के बारे में हमें पता चलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिका में किस समय के बारे में पता चलता है या किस वंश के बारे में पता चलता है, तो वो भी आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो मेघा हमारे इंडिका से आई थी सेल्यूकस को बैठाकर चंद्रगुप्त मौर्य से मिलवाने के लिए। फिर आता है आपका डाइमेकस। डाइमेकस कौन था, सीरिया राजा एंटियोकस का राजदूत था। मतलब उस टाइम पे सोचिए कि हम किसकी बात करें, हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप से एम्बेसडर आ रहा है ना, यूरोप का आपका जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपना एम्बेसडर भेजा। उसके बाद सीरिया, सीरिया आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा एक्सट्रीम लोकेशन में बसा हुआ है, वहां पे एक जो राजा था एंटियोकस, उसने भेजा अपना एक एम्बेसडर, कहां पे, यहाँ पे बिंदुसार के राज दरबार में। ठीक है, बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त का बाद आता है आपका बिंदुसार, उसका बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि दूर दूर से लोग अपने एम्बेसडर भेजते थे, जैसे हम अपने एम्बेसडर भेजते थे, राजदूत भेजते थे दूसरे दूसरे राज्यों में, सेम ऐसे ही सीरिया से आ रहा है, इजिप्ट हो गया, मिस्र से आ रहा है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, एक तो आपका हो गया डाइमेकस। डाइमेकस को आप क्या कर सकते हैं, डाई से कर सकते हैं, डाई जो हम बालों में डाई लगाते हैं ना, उससे। तो ये हो गया आपका डाई। डाई कौन लगा रहा है, डाई लगा रही है हमारी आंटियोकस का, आप आंटी कर सकते हैं। तो हमारी एक आंटी जो है क्या कर रही है, हमारे यहाँ पे एक आंटी है, बड़ा टी भी कर सकते हैं, तो हमारी जो आंटी है वो क्या कर रही है, बालों में डाई लगा रही है ना। अब बालों में डाई लगाती है तो ऐसा होता है ना कि महिलाएं बिंदी वगैरह निकाल देती हैं कि यहाँ पे लग नहीं जाए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो बिंदी है, बिंदी वो निकाल दी। अब ये इमेजिन करते चलिएगा, है ना, इमेजिन करेंगे उतना आसान से ये याद हो जाएगा। हमारी आंटी है, आंटी क्या कर रही है, बालों में डाई लगा रही है, उन्होंने बिंदी लगा रखी है, तो बिंदी निकाल के उन्होंने क्या की, अपनी साड़ी में लगा ली। तो बिंदी निकाल के क्या की, उन्होंने अपनी साड़ी में लगा ली। ठीक है, साड़ी में कहीं भी चिपका दी, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब रिलेट क्या क्या होता है इससे, अब रिलेट देखिए क्या हो गया, डाई मेकर्स का हो गया आपका डाई। सीरिया यहाँ पे हमने किसके लिए लिया है, साड़ी के लिए लिया है। ठीक है, सीरिया को हमने लिया है साड़ी के लिए। उसके अलावा आंटियोकस तो आपकी आंटी हो गई, यहाँ पे बिंदुसार तो आपकी बिंदी हो गई, और यहाँ पे हाँ सारा हो गया, डाई हो गई, आंटी हो गई, बिंदी हो गई, और यहाँ पे साड़ी हो गई। तो आपकी जो आंटी है डाई लगा रही थी, बिंदी उसने निकाला और अपनी साड़ी में चिपका दिया। तो सीरिया से रिलेटेड है, आंटियोकस हो गया, डाईमेकस हो गया, किसके दरबार में था, तो बिंदुसार के दरबार में था, है ना। तो आपको बिंदी से भी याद रहेगा। ये आपकी हो गई पूरी लाइन। याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी अगर फैक्ट बनता है कि ये सीरिया से था, मतलब डाईमेकस आपका किस देश से संबंधित था, या डाईमेकस जो है वो किसका राजदूत था,
या डाइमेकस जो है वो किसके दरबार में आया हुआ था? बिंदुसार के दरबार में। तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भी बनेगा उसको आप हैंडल कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आता है डायोनिसियस। डायोनिसियस कौन था? ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मतलब मिस्र मतलब आपका इजिप्ट, इजिप्ट से भी आप राजदूत भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य में। तो ये दरबार में कहाँ पे था? ये अशोक के दरबार में आया हुआ था। आपको भी पता है मौर्य साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, है ना। तो दूर दूर से लोग अपने क्या भेज रहे थे? राजदूत भेज रहे थे, एम्बेसडर भेज रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा, एक तो सीरिया से आ रहा है ना, एक आ रहा है आपका डायोनिसियस मिस्र से। मिस्र मतलब आपका इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको डायोनिसियस का सिर्फ क्या उठाना है? निशी उठाना है। निशी नाम की एक क्या है? लड़की है। अब उसको क्या करना है? उसका एक फ्रेंड है फिलाडेल्फस का, फिल उठाइए। मैं इसमें टॉलमी नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी टॉलमी आपको नीचे ही दिखेगा, दूसरा व्यक्ति, इसलिए हमें फिलाडेल्फस से रिलेट करना है। तो निशी नाम की एक क्या है? लड़की है, उसका एक फ्रेंड है फिल। अब फिल ने क्या है? फिल ने कभी भी मिश्री नहीं खाई है ना, उसने कभी भी मिश्री खाई नहीं है। तो अब ये है कि मिश्री खिलाने के लिए वो कहाँ ला रही है? तो निशी फिल को मिश्री खिलाने के लिए अशोक के घर लेकर आई है, ठीक है। चलो वहां पे हम तुमको मिश्री खिलाते हैं। मिश्री होती क्या? अब फिल नाम से आपको पता ही चल रहा है कि विदेश का कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसने नहीं खाई होगी मिश्री, है ना। तो यहाँ पे निशी जो है वो फिल को अशोक के यहाँ लाती है। क्यों लाती है? मिश्री खिलाने के लिए। तो मिश्री से हो गया आपका मिस्र। इंग्लिश मीडियम वाले यहीं पे इजिप्ट रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निशी, निशी से हो गया डायोनिशियस, फिल से हो गया फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फस यहाँ पे, फिलाडेल्फिया से भी आप रिलेट कर सकते हैं, या फिलाडेल्फस हो गया, मिश्री आपका मिस्र हो गया, और अशोक यहाँ ला रही है तो अशोक के दरबार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीजें, डायोनिशियस, मिस्र, ये आपका फिलाडेल्फस और अशोक, ये सारी चीजें आपने रिलेट कर ली एक ही लाइन में। बस इमेजिन करना है, निशी नाम की लड़की है, उसका एक फ्रेंड है फिल, उसने मिश्री खाई नहीं है कभी भी, तो हम किसके यहाँ ले जा रहे हैं उसको? अशोक के घर में, कि चलो मिश्री खिलाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टॉलमी। टॉलमी जो है उसने लिखी है भारत का भूगोल, इंग्लिश में बोलेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये लगभग सेकेंड शताब्दी मतलब सेकेंड सेंचुरी से रिलेटेड है। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा कि टॉलमी की बुक कौन सी है। तो जब टाल मटोल, टॉलमी का तो आप कर सकते हैं, टाल मटोल बहुत करता है ये आदमी जो है, बहुत ज्यादा क्या करता है? टाल मटोल करता है टॉलमी, टाल मटोल। तो ये हो गया आपका टाल मटोल। टाल मटोल कर किस लिए रहा है? जब हम भारत की ज्योग्राफी के बारे में उससे पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है बताओ भारत की ज्योग्राफी कैसी है, भूगोल कैसा है, तो वो टाल मटोल बहुत ज्यादा करने लग जाता है, ठीक है। तो जब हम भारत के भूगोल के बारे में पूछते हैं या उसकी ज्योग्राफी के बारे में पूछते हैं तो ये व्यक्ति टाल मटोल करने लग जाता है, तो टाल मटोल हो गया। सेकेंड सेंचुरी, ऐसे इससे क्वेश्चन बनने से मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस शताब्दी के बारे में बताता है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये याद करें, ठीक है। फिर आता है प्लिनी। प्लिनी का है आपका, उसने बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट शताब्दी से रिलेटेड है। भारतीय पशु पक्षी खनिज आदि का वर्णन है। अब नेचुरल हिस्ट्री है ना, नेचर के बारे में बता रहा है, तो सीधी बात है पशु पक्षी खनिज इन सब के बारे में बताएगा। रिलेट कैसे करेंगे? प्लिनी का आप या तो कर सकते हैं प्लेन, हम बोलते हैं ना बहुत प्लेन प्लेन सा है, सब अच्छा नहीं लग रहा, या आप इसको क्या कर सकते हैं? प्लेन कर सकते हैं, या इसको प्लेट कर सकते हैं, आप जो भी चाहें। तो अगर प्लेन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है, भारत की जो हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री काफी प्लेन है ना। या आप नॉर्मल भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो नेचर की हिस्ट्री है, नेचर की जो हिस्ट्री है, याद रखिएगा हिस्ट्री को यहाँ पे इतिहास नहीं करना है, क्योंकि बुक का नाम ही है नेचुरल हिस्ट्री, है ना। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि इसको हिंदी में चेंज कर दें, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो हमारे जो नेचर की हिस्ट्री है वो कैसी है? बहुत प्लेन है ना, ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, बहुत प्लेन प्लेन सी है। तो प्लिनी की हो गई नेचुरल हिस्ट्री। हमारे यहाँ की जो नेचर की हिस्ट्री है काफी प्लेन है, ऐसे बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। फिर आता है फाहियान। जब आप चीनी यात्री पढ़ते हैं तो दो नाम आपको हमेशा दिखते हैं, फाहियान, वेनसांग। लेकिन हाँ, कंफ्यूजिंग भी उतना है कि फाहियान पहले आया था कि वेनसांग पहले आया था। तो याद रखिएगा फाहियान, यहाँ पे यान जुड़ा हुआ है, ठीक है, फाहियान। वेनसांग, उसमें सांग जुड़ा हुआ है, आप नीचे देखेंगे सांग, तो वो गाना गाते हुए आया था, सॉन्ग सुनते हुए आया था, ठीक है। और ये किससे आया था? फाहियान यान से आया था, यान से, प्लेन में बैठ के आया था, ठीक है, इसलिए जल्दी आया था, यान में बैठ के आया था इसलिए जल्दी आ गया था, पहले आ गया था।
वो सॉन्ग सुनते सुनते यहाँ वहां रास्ता भटकते भटकते पहुंचा, तो बहुत बाद में भारत पहुंचा था। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फाहियान चीनी यात्री है, ये तो आपको याद रहेगा। सबसे मेन मुद्दा है कि ये आया कब था, और ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये कब आया था। तो याद रखिएगा ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब हम यहाँ पे गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं। लगभग आपका ये कितने में जाता है, 380 यहाँ पे सीई, मतलब ईसा में जाता है, ईसा 380 ईसा की बात करें। ये जो आपके डायोनिसियस हैं, डाईमेकस हैं, ये सब आपके कब आते हैं, मौर्य के टाइम पे। मौर्य के टाइम पे मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आपका चंद्रगुप्त जो है वो 322 ईसा पूर्व में है, मतलब यहाँ पे सब में ईसा पूर्व लिखा हुआ है। बिंदुसार है वो जो लगभग आपका 298 ईसा पूर्व में है। अशोक की बात करें तो ये आपका 261 ईसा पूर्व में है। मतलब ये ऐसे डेट हैं जो आपको एक साल याद रखना है और उसके आसपास करना है कि लगभग इतने ही टाइम पे ये आपके राजदूत रहे होंगे। तो अगर टाइम पूछा जाता है तो आप बताएंगे पहली बात तो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में भी मौर्यों के टाइम पे थे, तो आप राजा का टाइम याद करेंगे तो इनका टाइम रिलेट हो जाएगा, है ना, कि डायोनिसियस जो है आपका लगभग यहाँ पे कब आया होगा, 260 के आसपास, मतलब एक एवरेज लेके चले तो 260 के आसपास शायद आया हो, या 270 के शायद आसपास आया हो। तो आप एवरेज लेके चल सकते हैं कि हाँ इतने के आसपास ये आया रहा होगा। ईसा पूर्व लिखा है, मतलब यहाँ पे हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो बीसी में आया हुआ है मौर्य साम्राज्य के टाइम पे। लेकिन बात करें जब फाहियान की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया है, मतलब ये आपके एडी में आया है, एडी कहिए या फिर अभी आप सीई लिखते हैं तो सीई लिख सकते हैं। ईसा लगा हुआ है तो ये कब आया है, लगभग 380 ईसा में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है। तो इसी के टाइम पे आप आसपास मान सकते हैं कि लगभग ये 380 के आसपास आया रहा होगा, है ना। एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं होती हमें, तो हम ये मान सकते हैं कि 380 के आसपास आया रहा होगा। तो ये हो गया आपका फाहियान, क्योंकि यान से आया था तो 380 ईसा पूर्व में आ गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, संयुगन की। याद रखिएगा ये नाम आपको कहाँ मिलेगा, लूसेंट में मिलेगा, और इससे एक दो बार क्वेश्चन भी बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा अलग नाम है संयुगन। ये क्या है, चीनी यात्री है, 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आया था, मतलब यहाँ पे फाहियान के बाद आपका संयुगन आया था। रिलेट कैसे करेंगे, याद रखिएगा ये क्या लेकर आया था, गन लेकर आया था, ठीक है, गन लेकर आया था। तो रास्ते में जो लोग भी मिल रहे थे तो वो हट जा रहे थे कि इसके पास क्या थी, गन थी, तो ये सेकेंड नंबर पे पहुंचा, गन थी, और 518, तो याद रखिएगा लगभग 500 के आसपास, एग्जैक्ट अगर नहीं भी याद हो रहा है तो आप लगभग याद रखिएगा कि गन लेके लगभग 500 के आसपास भारत आया था, है ना। ईसा की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हम सीई की बात कर रहे हैं। फिर आता है वेनसांग। वेनसांग का आप याद रखेंगे ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, है ना। हर्षवर्धन के टाइम पे, मतलब इसका कब है, इसका 645 ईस्वी में क्या जाता है, ये भारत से वापस जाता है, बहुत जगह घूमता है, 138 देश लगभग घूम कर जाता है, 15 साल भारत में रहता है। तो ये आप देखेंगे कि क्या करता है, सॉन्ग सुनते सुनते लगभग 138 देश घूम लेता है, आराम से हेडफोन लगाते हैं, सॉन्ग सुनता रहता है और देश घूमता रहता है। भारत में 15 साल रहकर जाता है। टाइम की बात करें तो याद रखिएगा एक तो राजा का नाम पूछ सकता है कि किस राजा के टाइम पे था, तो हर्षवर्धन आप बताएंगे, ठीक है, हर्षवर्धन। या पूछेगा कि टाइम बताइए, समय बताइए, तो समय आप बताएंगे 645 में ये वापस गया, मतलब 600 के 630 645 इसके आसपास रहा होगा। आप अगर ओवरऑल भी याद कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया यहाँ पे 640 के आसपास ये था, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन जो मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूछ ले कि बताओ 441 था, 641 था, 642 था, 643 था, या 640 था, ऐसे 4 ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, एक मिल रहा है कि बताओ 500 में था, या 600 में था, या 700 में था, या 800 में था। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक एवरेज लेके चलना है कि लगभग 640 के आसपास रहा होगा वेनसांग आपका हर्षवर्धन के टाइम पे, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से आप कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगा ही लेंगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे अब इसको, अब क्योंकि ये क्या कर रहा था, सॉन्ग सुन रहा था, सॉन्ग सुनते सुनते क्या हो गया, बहुत हर्ष में डूब गया, हर्ष में डूब गया, और हर्ष में डूब गया तो इसको क्या हो गया, 64 साल हो गए। या अब देखिए यहाँ पे 0 आप लगाएंगे तो 640 साल हो गए, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप ये तो समझ ही रहे हैं कि 0 तो होगा ही, तो आप सिर्फ 64 से भी रिलेट कर सकते हैं कि उसको लगभग 64 जो हो गया वो 64 साल का हो गया, ऐसे सॉन्ग सुनते सुनते घूमते घूमते उसको, है ना। तो आपको ये 64 भी रिलेट करना है, क्योंकि
मैंने देखा किसी किसी एग्जाम में ये टाइम भी पूछा जाता है, तो चाहे तो आप हर्षवर्धन का टाइम याद कर लें कि हर्षवर्धन किस टाइम पे था, या तो आप वेनसांग का टाइम याद कर ले। तो वेनसांग कब था? 640 ईस्वी में, है ना। यहाँ पे हम ईस्वी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि सॉन्ग सुनते सुनते बिल्कुल हर्ष में डूब गया हमारा वेनसांग, और 64 साल का हो गया घूमते घूमते ही, है ना, 148 दिन घूमता ही रह गया। अच्छा, इसने यात्रा वृत्तांत अपना लिखा, मतलब ट्रेवल में बीच बीच में बातें भी लिखता जा रहा था, वापस लौटा तो उसने लिखा सारी चीजें। तो उसकी जो बुक है उसका नाम है सी यू की, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो सी यू की, सी यू की का आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी का ऐसे सी, यू का हो गया यू, की का हो गया ऐसे की, तो ऐसे सी यू की भी कर सकते हैं। या फिर इसको आप अब क्योंकि इतने छोटे छोटे ये वर्ड हैं, मतलब सी यू की, तो इसको आप कुछ बना तो सकते नहीं है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें सी भी है, यू भी है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना, सी यू टाइप का कुछ है ना। तो सी यू की हो गई किसकी? वेनसांग की। गाना सुन रहा था, ठीक है, गाना सुन रहा था, गाना वो मतलब सी वर्ड से भी गाना शुरू हो रहा था तो भी सुन रहा था, यू वर्ड से गाना शुरू हो रहा था वो भी सुन रहा था, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। वेनसांग आपका इंपॉर्टेंट है, हायान भी इंपॉर्टेंट है, सयुगन भी एक दो बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। फिर आता है हमारा इत्सिंग। इत्सिंग जो है, ये भी नाम से आपको समझ में ही आ रहा है, चीनी यात्री है, ठीक है। चीनी यात्री है, लगभग ये 7वीं शताब्दी में आता है। अब देखिए शताब्दी मतलब क्या होता है, हम 600 के बाद की बात कर रहे हैं, 600 के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब वेनसांग जब आया है उसके बाद आपका इत्सिंग हो सकता है, या उसी के टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि हम 645 की बात कर रहे हैं, किसकी? वेनसांग की, कि वापस गया था वो। 7वीं शताब्दी मतलब 600 के बाद की ही बात कर रहे हैं। मतलब ये जरूर याद रखिएगा कि शताब्दी जब हम बोलते हैं तो पिछले साल मतलब चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी 21वीं शताब्दी है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो 2024 लिखेंगे, है ना, और शताब्दी बताएंगे तो 21वीं शताब्दी बताएंगे। इसके पीछे का लॉजिक अभी नहीं हम समझेंगे, बाद में देखेंगे। ये बस याद रखिए कि अगर हम 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, मतलब 600 ईसा से लेकर यहाँ पे हम 699 ईसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 600, यहाँ पे एडी से लेके 699 एडी की बात कर रहे हैं। इसके बीच का जो टाइम है वो है आपका 7वीं शताब्दी, ठीक है, एक कम चलता है नंबर में। तो यहाँ पे है इत्सिंग। इत्सिंग कब आया था? तो इत्सिंग का आप क्या कर सकते हैं, इत्सिंग का अब जैसे सिंग आप बना नहीं सकते क्योंकि हमने किसका बना दिया, वेनसांग का सॉन्ग बना दिया है, तो यहाँ पे आप इत्सी कर सकते हैं, इत्सी। ऐसे इत्सी भी अच्छा नाम है। इत्सी नाम का क्या है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, 7 बार भारत आया था, तो इससे आपका क्या रिलेट होगा, 7वीं शताब्दी। जिसको ये नहीं याद हो रहा कि ये चीनी है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि 7 बार भारत आया, और भारत में कहाँ आया था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको भी पता है कि ये बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो यहाँ पे 7 बार भारत आता है, और उसके साथ साथ उस अपने पास जो है वो चीनी हमेशा रखता है, क्योंकि उसको चीनी बहुत ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। आता तो पढ़ने हैं नालंदा और विक्रमशिला में, लेकिन अपने साथ चीनी लाता है, कहाँ से? चाइना से, क्योंकि उसको चीनी बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इत्सी हो गया, 7 बार भारत आता है नालंदा और विक्रमशिला में पढ़ने के लिए, और अपने साथ क्या लाता है, चीनी लाता है, शक्कर लाता है, ठीक है। फिर अलबरूनी। अलबरूनी क्या है, ये आपका यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहे एमपीपीएससी की बात करें या किसी वनडे एग्जाम की बात करें, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अलबरूनी की जो बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। अगर आप एक याद कर लेंगे कि जो अलबरूनी है उसकी एक किताब है जो कि किस पे है, हिंद पे है, तो किताबुल हिंद आपका याद हो जाएगा। अलबरूनी की एक किताब किस पे है, हिंद पे, तो किताबुल हिंद। और जैसे ही आपको किताबुल हिंद याद होगा, फिर आपको तहकीके हिंद भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ए हिंद लिखा हुआ है ना। तहकीक आपको याद हो ना हो, ए हिंद से आप रिलेट कर ले जाएंगे। तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसकी है, अलबरूनी की। ये कब आता है, ये कब आता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। तो महमूद गजनवी का अगर टाइम देखें, जैसे आपको एक टाइम हमेशा याद रहता है 1025 वाला, कि 1025 के अप्रॉक्स क्या हुआ था, सोमनाथ पे हमला किया था। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिलेट, आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 1000 के आसपास, क्योंकि 17 बार आक्रमण किया था ना महमूद गजनवी ने। तो आप रिलेट ओवरऑल, जैसे एक हम बेस लेके चलें तो बेस आप 1000 का मान लीजिए,
कि बेस 1000 जो ईसा है, ईसा मतलब यहाँ पे हम एडी की बात कर रहे हैं, 1000 ईसा में क्या हुआ था, हमारा अलबरूनी भारत आया था। ठीक है, टाइम जरूर आपको ध्यान रखना है, महमूद गजनवी के साथ आया था, मतलब 1000 ईसा के आसपास भारत आया रहा होगा। भारत के बारे में, हिंद के बारे में उसने लिखा, एक किताब लिखी, तो किताबुल हिंद हो गया, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और लिखा क्या था, अब जब भारत आएंगे, ये भारत के कल्चर से, भारत की सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो हर एक चीज, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, हर एक चीज इन्होंने लिखी है। तो अलबरूनी की जो किताबुल हिंद है, इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उससे बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं। अब याद कैसे कर सकते हैं इसको, अलबरूनी का आप तो बरूनी करेंगे, बरूनी नाम का जो व्यक्ति है वो हिंद जो है, हिंद मतलब हिंद अपने भारत को या हिंद को काफी ज्यादा मानता है। आया किसके साथ था, तो गजनवी के साथ आया था। अब महमूद गजनवी तो एक ही आया है भारत में, तो आप गजनवी बस से याद कर सकते हैं कि जो अपने बरूनी है या अलबरूनी है, तो अलबरूनी जो है हिंद को काफी मानता है। गजनवी के साथ भारत आया था, गजनवी के साथ आया था, मतलब 1000 लगभग ईसा की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसने पूरे सोसाइटी के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सबके बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कि क्या क्या बताया है, याद रखिएगा उस टाइम पे इतिहास के बारे में सारी चीजें बताई है अलबरूनी ने। ठीक है, तो ये आपकी, ये याद रखिएगा पुस्तक काफी बार पूछी गई है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी के टाइम पे आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता तो वो एक गाना था, इब्न बतूता पहन के जूता, तो वो उससे भी थोड़ा इब्न बतूता रिलेट हो जाता है ना। तो इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा का वृत्तांत लिखा है वो है रिहला। ठीक है, रिहला जो है आप ऐसे करके रिहला का आप ऐसे रहले भी कर सकते हैं ना, रह लो यार, थोड़ा रह लो, ऐसे भी करके रिलेट कर सकते हैं। तो इब्न बतूता पहन के जूता, चल दिया बिल्कुल, हमने बोला रह लो थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा। आया कब था, याद रखिए कि जो रिहला है अरबी में लिखी हुई लैंग्वेज है। अच्छा, इब्न बतूता जो है याद रखिएगा मोरक्को का था। मोरक्को जो है आपका अफ्रीका की कंट्री है, मतलब जब आप पूरा वर्ल्ड पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यार पहले जो है लोग यूरोप से आते हैं। ठीक है, यूरोप में भी आपको दिखेगा कि कैसे यूरोप में ग्रीस वाले इलाके से आते हैं, इटली वाले इलाके से आते हैं। फिर वास्को डी गामा को लास्ट में पता चलता है कि यार मतलब ऐसे भारत नाम की कंट्री है, तो यहाँ पे जो इटली वाले हैं, जो ग्रीस वाले हैं, वो तो काफी अमीर हो गए वहां से व्यापार कर करके। तो वास्को डी गामा दूसरा रूट खोजते हुए आता है अफ्रीका से होते हुए, तो फिर वो दूसरा नया रूट खोजता है, समुद्र वाला है ना। पहले तो हम जो लैंड वाला है उसकी बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मोरक्को से, मतलब अफ्रीका से जो है यात्री हमारे यहाँ आया था। ठीक है, घूमता फिरता ये आया, कहाँ पे आया, ये आता है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसका जो डेट है वो याद करना काफी इजी है, 1333 ईस्वी है ना, एडी 1333, बहुत आसान है। इब्न बतूता पहन के जूता, हमें बोला रह लो थोड़ा रह लो, तो हमें 3 बार रह लो बोलना पड़ा, तो ये 3 बार आपका इससे रिलेट हो जाएगा कि 1333 है। ठीक है, तो हमने उसको बोला रह लो थोड़ा। आया कब था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी करके भी आप बोल सकते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में इतनी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा कि यूनिक पर्सनालिटी थी उसके टाइम पे। आपका इब्न बतूता आता है 1333 ईस्वी में, और यहाँ पे उसने अपनी जो बुक लिखी है उसका नाम है रिहला। रिहला को हम बोल रहे हैं रहले थोड़ा, है ना। तो हमने किसको बोला, इब्न बतूता पहन के जूता, हमने बोला रह लो थोड़ा सा, और ये हमें 3 बार बोलना पड़ा रह लो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी कर रहा था। तो ये 3 बार हो गया, मतलब 1333 से रिलेटेड हो गया। किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, है ना। तो तुगलक वंश के टाइम पे आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर वो अपनी बुक में बताएगा तो किस वंश के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे आपका सीधे हो जाएगा कि भाई तुगलक वंश के बारे में ही बताएगा, और किसके बारे में बताएगा, है ना। फिर आते हैं आपके तारानाथ। तारानाथ जो है याद रखिएगा तिब्बती लेखक थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, तंग्युर और कंग्युर। इनकी 2 जो पुस्तकें हैं इसमें थोड़ा बहुत आपके इतिहास के बारे में पता चलता है। एक आपको मिलते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी में, मतलब 13th सेंचुरी के लास्ट में भारत आए थे। 13th सेंचुरी के लास्ट में आए थे, मतलब आपका 1200 ऐसे मान लीजिए कि 90 के बाद आए रहे होंगे या 90 के आसपास आए रहे होंगे। तो यहाँ पे मार्को पोलो का आपको क्या याद रखना है कि 1290 के आसपास आए हैं भारत, बहुत बाद में आए हैं।
मार्को पोलो कहाँ के थे? तो याद रखिएगा इटली के थे, है ना। अभी मैंने बताया इटली से आ रहे थे, आपके ग्रीस वाले आ रहे थे, है ना, यवन वाले आ रहे थे। तो यहाँ पे ये जो है ये कहाँ से आए थे? ये इटली से आए थे। कब आए थे? लगभग 1290 के आसपास। और आपको भी पता है कि यहाँ जब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, तो काफी बाद में वो आता है। मतलब यहाँ पे इटली वाले आराम से व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ। ये सिल्क रूट से आने वाला, एशिया आने वाला कुछ अर्ली यूरोपियंस में से एक था। मतलब जो सबसे शुरुआती दौर में यूरोपियंस सिल्क रूट के माध्यम से एशिया आए होंगे, उनमें से मार्को पोलो भी एक था। ये आता है 13वीं शताब्दी के अंत में, लगभग आपको याद रखना है 1290 के आसपास, है ना। ये जरूर याद रखिएगा कब आया था, 13वीं शताब्दी के आसपास आया था, अंत में बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये पांड्य देश की यात्रा करता है, साउथ वगैरह, साउथ वाले एरिया में जाता है, वहां की यात्रा करता है मार्को पोलो, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मार्को पोलो को हम कर क्या सकते हैं? मार्को को पोलो बहुत पसंद है, या पोलो आप नॉर्मल भी रिलेट कर सकते हैं कि पोलो खेल रहे हैं, और पोलो खेल कौन रहा है? इटली वाले खेल रहे हैं, ठीक है। तो मार्को, या फिर मार्को जो है बहुत ज्यादा इटली का, वैसे आप इडली भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है कि आप इटली का क्या कर सकते हैं? इडली कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ मार्को आता है, मार्को को क्या पसंद होती है? मार्को हमारे यहाँ साउथ में जाता है, उसको इडली डोसा बहुत पसंद आता है। तो इडली पसंद आता है कब? कहाँ पे? पांड्य देश में जाता है, वहां इडली बहुत पसंद आती है, तो वो 13 इडली खाते हैं। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ मार्को पोलो आता है या मार्को आता है, साउथ में जाता है, इडली खाता है, 13 इडली खाता है और बढ़िया पांड्य देश में घूमता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तारानाथ का याद रखना है, तारानाथ, एक तो तारा से रिलेट करना है, तारा तिब्बत, ठीक है। तो तारा जो है कहाँ का है? तिब्बत का है, और उसने थोड़ा अलग सी नाम सी बुक रखी है, तंग्यूर, कंग्यूर, ऐसे आपको मिलेगा ही नहीं किसी का नाम जैसे आपके तारानाथ ने रखा है। तो तारानाथ का या तो आप तंग्यूर, कंग्यूर कहो ना, तंग हो गए बिल्कुल, और ऐसे कुछ करके रिलेट कर सकते हैं, तंग्यूर, कंग्यूर, तो या फिर यूर से भी कर सकते हैं, यूर ऐसा कोई वर्ड है नहीं वैसे तो तंग्यूर, कंग्यूर का ऐसे ही है, तंग हो गया। तारानाथ का इतने अजीब बुक का नाम है कि आप तंग हो गए उसको बार बार बोलते बोलते, ठीक है। तो तंग्यूर, कंग्यूर ये किसका है? तारानाथ का। तारा जी आए कहाँ से हैं? तिब्बत से आए हैं। ये तिब्बत में हमें बहुत सारे तारे दिख जाते हैं, है ना, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर मार्को, मार्को आया, इडली बहुत खाया, 13 इडली खाई थी उसने, ठीक है। तो मार्को पोलो हो गया। इडली आप याद रखिएगा, हमने इटली से रिलेट कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा आपका इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आया था। अल बरूनी आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उसने अपना वृत्तांत लिखा, किसमें? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में। इसकी हो गई रिहला। मार्को पोलो बताता है। और उसके अलावा तारानाथ की तंग्यूर, कंग्यूर हो गई। इत्सिंग हो गया, इत्सिंग याद रखिएगा। इत्सी जो है, इत्सी कब आया था? ये आया था 7वीं शताब्दी में, 7 बार भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं ये बताने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? और ये इसलिए भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे इतनी वैरायटी, जहां पे भी आपका जीएस पूछा जाता है आपको लूसेंट जरूर याद करनी पड़ेगी वहां पे। तो यहाँ पे फाहियान भारत किसके टाइम पे आया था? फाहियान याद रखिएगा यान से आया था, है ना, यान से आया था, इसलिए बहुत जल्दी उड़ के आ गया था। तो कब आया था? हर्ष के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, या अशोक के टाइम पे? तो याद रखिएगा ये आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। अच्छा, अगर ये नहीं रिलेट हुआ हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय था कि कौन था, तो फाहियान यान से आया था 2 बार, ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो ये 2 बार हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए, ठीक है। 2 ही नाम मिलते हैं चंद्रगुप्त वाले, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आप 2 रिलेट कर लेंगे, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हम कर रहे हैं, तो आपका जो फाहियान है यान से 2 बार आया भारत, किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। फिर बात करें प्रसिद्ध अरब विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में के माध्यम से भारत के संपर्क में आए। ये एसएससी सीजीएल का है, 2023 का भी ताजा ये क्वेश्चन है। तो किसके माध्यम से भारत में आए थे, है ना? तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन देखेंगे आप, अल वालिद, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और अब्दुल्ला शाह गाजी। आपको पता है इसका आंसर, महमूद गजनवी के साथ क्या आए थे? भारत आए थे। तो सिर्फ किताब का नाम नहीं पूछा जाता, ये भी पूछा जाता है किसके टाइम पे आए थे। यहीं पे आपका टाइम अगर पूछता है तो आप लगभग देखेंगे कि यहाँ पे हम 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, है ना, लगभग इतने के आसपास। ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पूछेगा, हमेशा आसपास ही पूछेगा।
फिर आपका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत, तो हमने पढ़ा था कौन आया था, हमारी मेघा आई थी इंडिका में बैठाकर, किसको, सेल्यूकस को। तो यहाँ पे हो गया आपका मेघस्थनीज। बुक कौन सी लिखी है, इंडिका। और मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी उसमें जानकारी मिलती है। ये एसएससी एमटीएस में आया था क्वेश्चन आपका। फिर हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था, तो हर्ष के साथ कौन आया था, क्योंकि वो सॉन्ग सुन रहा था पूरे टाइम, तो कौन हो जाएगा आपका, मेघस्थनीज, फाहियान, इत्सिंग या वेन सांग। अब देखिए सीधे सीधे यहाँ पे आपको सॉन्ग दिख रहा है, वेन सांग, अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और कब आया था, लगभग 640 के टाइम पे आपको रिलेट करके चलना है। 64 साल का हो गया था फिर भी घूम रहा था सॉन्ग सुनते हुए हर्ष में, तो हर्षवर्धन हो गया। ठीक है, ये आपके बीपीएससी असिस्टेंट में आया था, ये भी याद रखना है। फिर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री वेनसांग ने लगभग डैश वर्षों पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, एसएससी सीजीएल 2022 का है। ये क्वेश्चन आपको ये भी बता रहा है कि देखिए एग्जैक्टली नहीं आता, 1700 है, 1100 है, 2000 है या 1400, ऐसे बहुत पास नहीं आता है। इसलिए आप ओवरऑल भी याद करके चलेंगे। जैसे मैंने 640 बताया आपको, है ना, कि लगभग 640 के आसपास आपका वेनसांग जो है आता है भारत, तो उससे भी काम हो जाएगा। अभी कितना चल रहा है आपका, अभी लगभग आप 2000 मान लीजिए, 2000 से 600 बाद में जाएंगे, जैसे 2000 आपका 24 है, 600 बाद में जाएंगे तो लगभग आपका कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 1400। तो एग्जैक्टली नहीं जानना है, ऐसे ओवरऑल ही आपको जानना है कि लगभग यहाँ पे 600 साल ये निकल गए तो 1400 के आसपास भारत आया रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली डेट कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल याद करके चलेंगे। जैसे आप वेनसांग की बात करें, फाहियान की बात करें, ओवरऑल याद करके चलेंगे, उतने में भी काम हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट, मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर याद रखें, है ना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी जैसे ज्यादा पेजेस हो जाएंगे तो एक साथ मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।